Hello everyone. Today we are going to discuss some important issues and the first one is the Iran issue. ईरान जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नेशन है इन द मिडल ईस्ट एंड डिफरेंट कंट्रीज़ के जो ईरान के साथ रिलेशनशिप हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड अमेरिका इंडिया और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके किस तरह से रिलेशनशिप है ईरान के साथ उनको जानने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ईरानी नेशन। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए जिस तरह से इंडिया के अंदर मुगल डायनेस्टी वाज देयर सिमिलरली यहाँ पर भी 1921 में फर्स्ट यहाँ पे डायनेस्टी जो मॉडर्न टाइम में डायनेस्टी हमने देखी है फर्स्ट टाइम जो मॉडर्न वे में डायनेस्टी थी वो रेजा शाह पहलवी ने स्टार्ट की थी। रेजा शाह पहलवी उस टाइम पर मिलिट्री कमांडर थे और इन्होंने 1921 में ईरान के अंदर जो कंट्रोल है पूरा वो इन्होंने अपने हाथों में ले लिया। देन आफ्टर 1926 में इन्होंने ही अपने आप को एक्चुअली इनका ओरिजिनल नेम दैट वाज ही रेजा खान बट लेटर ऑन इन्होंने अपना नाम के बीच में यहाँ पे जो इसको चेंज किया इन्होंने और अपना क्राउन नेम रखा रेजा शाह पहलवी। सो 1921 ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पर वर्ल्ड वॉर अभी सम अप हुई थी बिकॉज वर्ल्ड वॉर का टाइम एज वी ऑल नो दैट 1919 टू 1920 सॉरी इट इज 1914 टू 1919। 1914 टू 19 के बीच में यहाँ पे वर्ल्ड वॉर जब सम अप हो गई उसके बाद वर्ल्ड में जो इक्वेशन थी पावर इक्वेशंस वो अभी सेटल हो रही थी एंड एट दैट टाइम जो ईरान है वहाँ पर भी कुछ न्यू डेवलपमेंट थी और उन न्यू डेवलपमेंट में सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया दैट द रेजा शाह पहलवी वाज देयर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है और उन जगह पे ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ लोग रहते हैं लेकिन ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ईरान के अंदर जहाँ पर शिया जो मुस्लिम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ पर इन्होंने न्यू अप्रोचेस और द मॉडर्न अप्रोच को लाने की कोशिश की। वो कौन सी मॉडर्न अप्रोच थी जो ये लेकर आए हैं उसको हमें देखना होगा। इन्होंने यहाँ पर सबसे पहले जो ट्राइबल्स थे वहाँ के जो लोकल ट्राइबल्स थे उनको वीक किया सो दैट वो इंटरफेयर ना कर सकें जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो आइडियाज अभी एग्जीक्यूट किए जाने थे बाय दी रेजा शाह पहलवी। इन्होंने 1928 में वर्ल्ड लेवल पर जो अग्रीमेंट जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व था जिन जिन अग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व था वहां पर ईरान के फायदे के लिए इन्होंने बाकी ऐसे जो एक्सप्लोइटेटिव अग्रीमेंट्स थे उनको इन्होंने एंड कर दिया और आगे से उन्हीं अग्रीमेंट्स को साइन किया जिन अग्रीमेंट्स में ईरान को भी फायदा होने वाला था। इसी तरह से इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने ट्रांस इरानियन रेलवे और उसकी कुछ ब्रांचेस को डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेंटर्स तक पहुंचाने का काम भी किया। इसके अलावा इन्होंने वुमन को याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि रेजा शाह पहलवी वाज दैट पर्सन जिन्होंने वुमन को उनके राइट्स यानी कि इक्वालिटी लाने की कोशिश की। द राइट्स विच वर बीइंग एंजॉयड बाय द मेन एट दैट टाइम इन ईरान उन्हीं के इक्विवेलेंट इनको भी राइट्स दिए जाने की बात कही। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके साथ ही इन्होंने एक और यहाँ पे कही कि उनको दे नीड नॉट टू रिमेन बिहाइंड द वेल यानी कि जो बुर्का या पर्दा प्रथा है वहाँ की तो उसको इन्होंने डिस्कार्ड करने की बात कही 1935। सो ही वॉज अ मैन ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज तो इन्होंने मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली ही ईरान को आगे ले जाने की बात कही थी। इसी तरह इन्होंने पूरी कंट्री के जो फाइनेंस है कम्युनिकेशन है और अपने जो फॉरेन जो डिसीजन लिए जाने थे अब सभी डिसीजन जो की डिसीजन है वो इन्होंने अपने हाथों में लिए। इसी तरह इन्होंने रोड्स स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स को बनाने की बात कही एंड फर्स्ट यूनिवर्सिटी भी इन्होंने 1934 में ओपन करनी यानी कि यहाँ पे इन्होंने एस्टैब्लिश किया उसे। सो आप इन चीजों से देख सकते हैं कि एक ऐसे प्रोग्रेसिव आइडिया वाला पर्सन जो है उस टाइम पे ईरान में यहाँ पे रूल कर रहा था। बट लेटर ऑन चीजें तब चेंज हुई जब 1939 में द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर एक्चुअली ये चाहते थे अगर हम इनके पर्सनल एक व्यूज को देखें रेजा शाह पहलवी की सो ही वॉज ऑफ दैट थॉट कि मैं ब्रिटेन और क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटेन एंड रशिया इनके जो इक्वेशंस हैं वो अलग हैं उस टाइम पर ये अपने आप एक टॉपिक है लेकिन आपको इसमें याद रखना है दैट ही वांटेड टू यूज रशिया अगेंस्ट द ब्रिटेन क्योंकि ब्रिटेन का जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर यहाँ पे बढ़ता जा रहा था। सो दैट इज वाई उस टाइम पर ब्रिटेन और रशिया
दोनों ही ऑपोजिट एंड पर थे, और ये ब्रिटेन के अगेंस्ट जाने के लिए रशिया को अपने साथ लेकर आना चाहते थे। लेकिन 1941 में क्या होता है कि रशिया और ब्रिटेन दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और दोनों ने ही ईरान पर कब्जा कर लिया। सो अल्टीमेटली इन्होंने उस टाइम पे सरेंडर किया, और उसके बाद यहां पर 1941 में द शाहज प्रो एक्सिस एलिगेंस, यानी कि प्रो एक्सिस का मतलब है यहां शाह जो थे वो ओपोजिट साइड पर थे, यानी कि ब्रिटेन के ओपोजिट थे। और इस टाइम पर जो ब्रिटेन प्लस रशिया, इन लोगों ने यहाँ पे कब्जा किया ऑन ईरान। सो 1941 में जब ये बात हुई तो उस टाइम पर इनकी जो डिप्लोमेसी थी वो फेल हुई, और अल्टीमेटली 1941 में इनको डीथ्रोन कर दिया गया, यानी कि इनको जो शाह एम्पायर या डायनेस्टी जो इनकी थी उससे इनको निकाल दिया गया। लेकिन उस टाइम पर इन्होंने अपने बेटे को, जिनका नाम है यहाँ पे मोहम्मद रेजा पहलवी, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी, मोहम्मद रेजा पहलवी, इन्हें उस टाइम पर 1941 में यहाँ का शाह बना दिया गया था। जिस तरह से इनके फादर प्रोग्रेसिव आइडियाज लेकर आए थे ईरान के अंदर, सिमिलरली ये भी एक प्रोग्रेसिव आइडियाज के साथ आए थे। लेकिन अब इतना आपको जरूर याद रखना होगा, इस टाइम पर ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका का इन्फ्लुएंस अब काफी ज्यादा था ईरान के ऊपर। और इसी टाइम पर इन्होंने अपने जो डिसीजंस लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो आपको इसमें यहाँ ध्यान रखना होगा। इसमें देखिए that he started his life, or you can say the political life, in the 1941 till 1979। तो इन्होंने बाद में जैसे इनका नाम आपने देखा, दैट्स ही मोहम्मद रेजा पहलवी। इसके बाद आगे देखते हैं। गाइस याद रखिएगा, इनके टाइम पर एक रेवोल्यूशन हुआ था, दैट वाज ही व्हाइट रेवोल्यूशन इन ईरान। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था, अगर आप इसके अंदर देखेंगे ध्यान से, एक्सपेंडेड द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। जैसे इनके फादर ने ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क यहाँ पे स्टार्ट किए थे, इसी तरह से इन्होंने भी डैम, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरेडिकेटेड डिसीजेस, बूस्टेड द लिटरेसी, एनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द लैंड रिफॉर्म्स। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे इन 6 पॉइंट्स को, ये 6 पॉइंट्स भी प्रोग्रेसिव हैं। दैट मीन्स ये कोई कंजर्वेटिव या ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं थी। इन्होंने भी उस टाइम पर जो बिहाइंड द वेल, यानी कि जो मुस्लिम कल्चर के अंदर बुर्का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है विमेन्स लाइफ के अंदर, तो उनको यहाँ पे इसने डिस्कार्ड किया और ये कहा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ के अंदर आपको प्रोग्रेसिव होना चाहिए। सो इन आइडियाज की वजह से, या हम यहाँ पे एक चीज और भी कह सकते हैं, ये वही आइडियाज हैं जो उस टाइम पर यूएसए के अंदर भी इसी तरह के कुछ आइडियाज जो है पॉप अप हो रहे थे। सो यूएसए और ईरान के जो इस टाइम पर मोहम्मद रेजा पहलवी हैं, ये इन दोनों को बहुत ज्यादा नजदीक देखा जाने लगा था। दैट मीन्स अमेरिका और अब ईरान दोनों काफी क्लोज एलाई थे। अगर हम करंट सिचुएशन देखते हैं तो आज ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल कंप्लीट राइवलरी इनके बीच में विजिबल होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखते हो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोहम्मद रेजा पहलवी, ये रिलेशनशिप इनके काफी स्ट्रांग हो चुके थे, क्योंकि यूएसए के प्रोग्रेसिव आइडियाज को ही यहाँ पर फॉलो किया जा रहा था बाय दी मोहम्मद रेजा पहलवी। सो उसके बाद यहाँ गाइज ये टाइम पीरियड में अगर आपको इसमें देखिए 1949 में इवन एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया था ईरान के अंदर, जिसके अंदर अगर जो शाह है वो जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो की डिसीजंस लेती थी उस टाइम पर, उसको, उसका नाम है मजलिस। आप याद रखिएगा, ये वैसे भी जीके क्वेश्चन आता है, उसको मजलिस बोलते हैं। जैसे इंडिया में भी लोअर हाउस अपर हाउस होता है, उसी तरह से यहाँ पर मजलिस, और यहाँ साथ दैट वाज द लोअर हाउस एंड द सीनेट जो है वो अपर हाउस है। जो यहाँ की हमारी लोकसभा है, वहाँ की मजलिस है। तो ये उसको डिसॉल्व कर सकता था, यानी कि शाह के पास पावर थी, लेकिन विद इन 3 मंथ्स इसको इलेक्शन करवाने जरूरी थे। गाइज इसी टाइम पीरियड के अंदर ना यहाँ पर एक और चीज हो रही थी यहाँ पे ईरान के अंदर, और वो काफी बड़ा इशू बना, दैट वाज दी ऑयल। ईरान और पूरे मिडिल ईस्ट में जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ऑयल मिलना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर काफी वर्ल्ड लेवल की जो कंपनी थी वो यहाँ पर आके ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना चाह रही थी। और उसी सीरीज में हम यहाँ पे देखते हैं दैट द कंपनी दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट, दैट वाज द एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। ये उस टाइम की बात है जब यहाँ पे एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जिसका नाम एपीओसी था, इसने अपना काम स्टार्ट किया था, यानी कि 1909 में एस्टैब्लिश हुई थी। लेकिन इन्होंने
जो मस्जिद सुलेमान ईरान, इसका नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको इतना याद रखना चाहिए कि इस टाइम पर ये कंपनी ने यहाँ पर ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम स्टार्ट किया था। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी मेनली, और ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ ऑयल निकालने के साथ साथ धीरे धीरे इस कंपनी के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसके पास, ब्रिटेन के पास, यानी कि 51% का शेयर था। यानी कि जो ऑयल निकालने वाली कंपनी है उस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का 51% का शेयर था। यानी कि जो डिसीजंस हैं उस कंपनी के, वो कौन ले सकता था? वो ब्रिटेन के हाथों में ज्यादा थे। सो इसीलिए यहां पर जो लीडरशिप थी ईरान की, उनको ये मंजूर नहीं था, यानी कि जो शाह है उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। क्योंकि 1949 में, जैसा मैंने आपको बताया, जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी। यानी कि लोगों ने जिसको अपना लीडर चुना था, वो रिस्पॉन्सिबल था लोगों के लिए। सो इसीलिए उस पर्सन ने, जिस पर्सन का मैं भी यहाँ पे नाम ले रहा हूँ यहाँ पे, दैट्स ही मोहम्मद मोसादेक, जो आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। इन्होंने डिसीजंस ये लेने स्टार्ट किए कि हमें यहाँ से ये जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी है, हम इसको नेशनलाइज करेंगे और सारा कंट्रोल अपने पास रखेंगे इस कंपनी का, और यहाँ से ब्रिटेन को निकाल देंगे। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड के 1951 टू 53, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट्स सीआईए ने इनके खिलाफ काफी बड़े लेवल पर एक प्रोजेक्ट चलाया। दैट वाज दी कोड नेम द टीपीए जैक्स, और इसका नाम एजैक्स भी बोलते हैं इसको। सो एक था यहाँ पर इसका नाम है ऑपरेशन अजैक्स या टीपीए जैक्स प्रोजेक्ट, जिसके अंदर, और इसको यूनाइटेड किंगडम इसको बोलता है ऑपरेशन बूट, जिसके अंदर इस पर्सन को, जिस पर्सन ने नेशनलाइजेशन करने की सोच ली थी, जो एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी है, उसको अब यहां से निकाल देना था। तो इसीलिए यहाँ पे जो है कू हो जाता है। कू का मतलब है यहाँ पे तख्ता पलट हो जाता है, और अल्टीमेटली एक, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको यहाँ से गद्दी से हटा देना, और अगेन सारा कंट्रोल जो है फिर शाह के पास आ जाता है। सो इस तरह से जो है शाह का डोमिनेंस यहां तक बना रहा। तो so, guys, in the first part, we will conclude till here. Then, after, we will learn about the upcoming of the Shah रोहेला खुमैनी। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे देखेंगे जो रोहेला खुमैनी है, इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे।